Welcome everyone. Welcome to the new lecture of JST preparation series. जो इस चैनल पे न्यू है, जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। ये जो सीरीज़ है हमारी बेसिकली ये एक MCQ बेस्ड सीरीज़ है, जिसमें हमने पुराने जो पास्ट पेपर्स हैं JST, PST, ECT जो भी सखर IBA की तरफ से टेस्ट लिए जाते हैं, उनमें से जो मोस्ट कॉमनली रिपीटेड एरियाज से जहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, उनको हमने फोकस किया है इस सीरीज में। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में और जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम बायो सेक्शन। द मूवमेंट ऑफ शुगर फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी इज टर्म्ड एज। अब जिस प्लांट्स में जो फूड मैन्युफैक्चर होता है बेसिकली, तो वो लीव्स से बाकी जो पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे कि रूट्स हो गए, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वहाँ तक जो शुगर की जो मूवमेंट होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं बेसिकली ट्रांसलोकेशन। तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट की बॉडी में जो मैन्युफैक्चर्ड जो शुगर होती है, मोस्टली वो शुगर इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज होती है, वो लीव्स से बाकी पार्ट्स की तरफ मूव होती है। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये जो टिश्यूज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं फ्लोएम टिश्यूज। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ट्रांसलोकेशन। जब भी फूड पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है प्लांट्स में, उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। सो the correct option is C. Next we have translocation of food occurs through which tissues. कौन से tissues हैं जो कि translocation में involve होते हैं? तो उसमें phloem tissues की involvement होती है। Translocation phloem tissues के through होता है। So the correct answer is C, phloem. Then we have transpiration is related to the movement of. अब पीछे था translocation, then another term है transpiration. ट्रांसपायरेशन बेसिकली जब भी प्लांट में से लॉस ऑफ वाटर होता है, वाटर का जब रिमूवल होता है प्लांट्स में से, तो उस प्रोसेस को बेसिकली ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी वाटर। अब बेसिकली प्लांट लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनमें से बेसिकली वाटर का लॉस होता है थ्रू एवापोरेशन। वाटर एवापोरेट होता है फ्रॉम प्लांट लीव्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। सो बेसिकली अगर ट्रांसलोकेशन का लफ्ज आ जाता है, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ फूड, एंड ट्रांसपायरेशन आ जाता है, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज बी, वाटर। देन नेक्स्ट इज विच टिश्यू इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट के लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपायरेशन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्टोमेटा। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव rabbit feeds on seeds and leaves, that's why it is called as. अब rabbit जो एनिमल होता है बेसिकली, वो मोस्टली सीड्स एंड लीव्स को खाता है। तो सीड्स एंड लीव्स को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो वो स्पीशीज जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी हर्बीवोर। रैबिट बेसिकली क्या होता है, हर्बीवोर होता है। ये मोस्टली प्लांट्स को खाता है। और वो एनिमल्स जो कि फ्लैश को खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को कार्निवोर कहा जाता है। जो फ्लैश एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को खाते हैं, उसको ओमनीवोर कहा जाता है। और पैरासाइट्स जो है वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, कोई होस्ट होता है उनका और उनको हार्म करते हैं, तो वो हो जाते हैं पैरासाइट। सो हेयर पूछा जा रहा है कि रैबिट जो मोस्टली सीड्स एंड लीव्स खाता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो वो आएगा प्लांट्स ईटिंग कैटेगरी में, जो कि नोन एज हर्बीवोर। ओके, देन नेक्स्ट इज sphygmomanometer is a type of meter that is used to measure. अब स्फिग्मोमेनोमीटर आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ब्लड प्रेशर। अब बेसिकली इसको अगर हम देखें, मोस्टली जो
प्रेशर को मेजर करने की डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, वो दो होती हैं। एक होता है बैरोमीटर और दूसरा हमारे पास होता है मैनोमीटर। ये दोनों प्रेशर को मेजर करते हैं। अब मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, तो यहाँ पे भी मैनोमीटर आ रहा है, और स्फिग्मो का यहाँ पे जो मकसद होता है वो होता है पल्स। सो स्फिग्मो मैनोमीटर जो कि प्रेशर को मेजर करता है, ब्लड प्रेशर को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन सेकंड है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर्स होते हैं, और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास हाइग्रोमीटर्स होते हैं। ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो वो होता है हाइग्रोमीटर। जबकि बैरोमीटर एंड मैनोमीटर दोनों प्रेशर को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर का पूछा, स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ओके, then next is the structure in cell which differentiate between prokaryote and eukaryote. अब बेसिकली प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, या उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। और जो यूकैरियोट्स होते हैं बेसिकली उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, और उनके पास जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सो जो बेसिकली आपके प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स के पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली जो चीज इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट कर रही है वो न्यूक्लियस का होना और ना होना। सो बेसिकली प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को कौन सी चीज आपस में डिफरेंशिएट कर रही है, न्यूक्लियस कर रही है। अगर तो न्यूक्लियस होगा इट मीन्स वो यूकैरियोट होगा, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा ट्रू न्यूक्लियस तो वो प्रोकैरियोट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, न्यूक्लियस। जबकि राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं, आइदर इट इज अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, दोनों में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन ब्रीथ थ्रू स्किन। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हमें दिए गए हैं ऑप्शंस में, स्नेक, फिश, टर्टल एंड फ्रॉग, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्किन के थ्रू उसकी रेस्पिरेशन होती है। तो अगर हम स्नेक को देखें तो स्नेक जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, इसकी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है। जबकि फिशेस हमें पता है कि फिशेस में गिल्स होते हैं और ये ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स। जबकि टर्टल में भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग जो है, फ्रॉग है एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन है, ये लैंड में भी रह सकता है और ये वाटर में भी सरवाइव कर सकता है, इसको एम्फीबियन कहते हैं। और एम्फीबियंस जो भी होते हैं वो अपने लंग्स से भी ब्रीथ करते हैं और अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं। तो ये एम्फीबियंस की बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कि वो लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू उनका रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, वो स्किन के थ्रू भी सांस ले सकते हैं। तो फ्रॉग जो है बेसिकली वो एक एम्फीबियन है, और एम्फीबियंस जो है वो लंग्स एंड स्किन दोनों के थ्रू ब्रीथ करते हैं। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फ्रॉग। ओके, देन नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग थ्रू स्किन इज कॉल्ड। अब वो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्यूटेनियस मींस स्किन के थ्रू जो ब्रीथिंग हो रही है, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्किन के थ्रू होगा उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। जबकि अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो पल्मोनरी, पल्मोनरी मींस लंग्स, लंग्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन होती है उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है। माउथ कैविटी के थ्रू जो रिस्पायरेशन होती है उसको बकल रिस्पायरेशन कहा जाता है। और जबकि गैसियस एक्सचेंज जो है वो एक पर्टिकुलरली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज से रिलेटेड है। सो बेसिकली माउथ कैविटी से रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पायरेशन होगी उसको बकल रिस्पायरेशन कहेंगे। लंग्स के थ्रू होगी तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। यहाँ पे स्किन का पूछा जा रहा है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। नेक्स्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम फिनोमिना, एम्फीबियंस कैन परफॉर्म रिस्पायरेशन थ्रू। अभी मैंने आपको बताया कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो लंग्स एंड स्किन दोनों के थ्रू रिस्पायर कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ लंग्स एंड स्किन। Then next is the largest organ in human with respect to surface area.
अब पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया भी उसका बड़ा है, उसका वेट भी ज्यादा है, वो होगा स्किन। तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का जो होता है वो स्किन होता है। और जबकि इंटरनल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारा वो लिवर होता है। अब यहाँ पे ओवरऑल पूछा जा रहा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्किन, बी इज द करेक्ट आंसर। Then next is food chain always starts from। अब बेसिकली हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसको बेसिकली फूड चेन कहा जाता है। एनर्जी कैसे फ्लो होती है, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू कैसे एनर्जी फ्लो होती है, उसको फूड चेन कहा जाता है। अब फूड चेन के जो तीन मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, एक तो हो जाएंगे प्रोड्यूसर, दूसरे हैं डिकम्पोजर एंड तीसरे हैं कंज्यूमर। तो सबसे पहले हमारे पास फूड चेन में आते हैं प्रोड्यूसर, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन दूसरे हमारे पास वो आ जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं। प्रोड्यूसर्स को जो खाते हैं उसको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। अब कंज्यूमर्स में भी एक तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, एक सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। और तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट होता है फूड चेन का वो होता है डिकम्पोजर, जो क्या करता है, डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करता है, वेस्ट को डिकम्पोज करता है, उनमें से फिर जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होती हैं वो उनको फिर बैक इनटू सॉइल वो जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो फूड चेन की बेसिकली जो तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है प्रोड्यूसर, पहले आता है प्रोड्यूसर, देन आता है कंज्यूमर, देन आता है डिकम्पोजर। तो बेसिकली फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से। So the correct option is A, producer. Then एनर्जी इन अ फूड चेन फ्लोज फ्रॉम, तो अभी मैंने आपको बताया पहले प्रोड्यूसर आएंगे जो अपना खाना खुद बनाएंगे, देन कंज्यूमर आएंगे जो प्रोड्यूसर को भी ईट करेंगे, बाकी चीज़ों को भी। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आ जाएंगे, देन आ जाएंगे लास्ट में डिकम्पोजर्स, और वो मोस्टली फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर देन डिकम्पोजर। Then next is bacteria and fungi belongs to a group of biotic component known as। अब बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है वो बेसिकली डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को वो खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं उनको दोबारा रिसाइकिल करते हैं इनटू सॉइल। ये ना तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ना तो ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। ये डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं, तो ये आ जाएंगे डिकम्पोजर्स में। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डिकम्पोजर। देन नेक्स्ट इज पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। अब सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल्यूलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और सेल्यूलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस से ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो इसी की वजह से इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। जबकि न्यूक्लियस बाकी सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया। देन नेक्स्ट इज विच बोन्स फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट। हमारी बॉडी का जो शोल्डर ज्वाइंट होता है उसमें से उनमें कौन सी बोन्स होती हैं बेसिकली। तो जो बोन्स है स्केप्यूला एंड क्लेविकल, ये दोनों मिलकर शोल्डर का ज्वाइंट बनाती हैं। स्केप्यूला को जो है वो शोल्डर ब्लेड कहा जाता है, एंड क्लेविकल को कॉलर बोन के नाम से फेमस है। सो स्केप्यूला एंड क्लेविकल जो है वो शोल्डर ज्वाइंट बनाते हैं। जबकि हमारे पास जो अदर ऑप्शंस हैं उनमें अगर हम देखें तो रेडियस एंड उल्ना जो है ये बेसिकली फोर आर्म की बोन्स बनाते हैं। देन फेमर एंड पेल्विस जो है ये हिप बोन्स बनाते हैं। देन हमारे पास जो टिबिया एंड फिब्यूला है ये लोअर लेग बोन्स बनाते हैं। सो शोल्डर जॉइंट के में जो दो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं स्कैप्यूला एंड क्लेविकल। क्लेविकल इज नोन एज कॉलर बोन, जबकि स्कैप्यूला इज नोन एज शोल्डर ब्लेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए।
Next is what type of muscles allows a person to move parts of the body by their own will. अब हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, एक वो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी के थ्रू उनको मूव कर सकते हैं, और दूसरे वो जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद ब खुद उनकी मूवमेंट होती है, वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाय देयर ओन विल हम अपनी मर्जी से कौन से मसल्स को मूव कर सकते हैं, तो वो होंगे वॉलेंट्री मसल्स। जबकि कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स जो कि हमारे हार्ट में जो मसल्स होते हैं, और स्मूथ मसल्स जो इंटेस्टाइन वगैरह में जो मसल्स होते हैं, ये दोनों भी एग्जाम्पल हैं किसकी, इनवॉलेंट्री मसल्स को। ना तो हम कार्डियक मसल्स को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, ना ही हम स्मूथ मसल्स को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो ये आ जाएंगे इनवॉलेंट्री में, तो ये तीनों आपके जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वॉलेंट्री मसल्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी। जैसे कि बाइसेप्स हो गए, मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स हो गए, इनको हम इजीली अपनी मर्जी के हिसाब से मूव कर सकते हैं। ओके, then next is what are the two tubes called that form when the trachea divides its end? अब बेसिकली ये जो हमारी बॉडी का ये जो पोर्शन होता है लंग्स के ऊपर, ये जो ट्रेकिया है, विंड पाइप जो है, ट्रेकिया, इसको ट्रेकिया कहा जाता है। ये जो पूरा पाइप जा रहा है ट्रेकिया, ये आगे जाके डिवाइड हो रहा है दो ट्यूब्स में, जो कि फर्दर फर्दर जो है वो सब ट्यूब्स में डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये ट्रेकिया है, ये जो ट्यूब है ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप कहा जाता है, ये आगे जाके जो दो ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है, इनको क्या कहते हैं, तो इनको बेसिकली कहते हैं ब्रोंकस। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट ब्रोंकस, ये हो जाएगा आपका राइट ब्रोंकस, और इनका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा ब्रोंकाई। और ये फर्दर फिर जो है फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में सब डिवाइड हो रही हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रोंकियल ट्यूब्स। और अगर हम इनका सिंगल देखें तो सिंगल इसको हम ब्रोंकस कहेंगे, प्लूरल फॉर्म इसका ब्रोंकाई है। नेक्स्ट इज द रेड पिगमेंट इन ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स के अंदर जो रेड पिगमेंट होता है उसको कहा जाता है हेमोग्लोबिन, जबकि जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में होता है, और क्लोरोफिल जो है वो हमारे ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हेमोग्लोबिन। ब्लड का जो रेड पिगमेंट होता है उसको हेमोग्लोबिन कहा जाता है। देन द पिगमेंट फाउंड इन मसल्स दैट स्टोर्स ऑक्सीजन। अब मसल्स के अंदर जो पिगमेंट होता है वो भी बेसिकली रेड कलर का होता है। वो क्या करता है, मसल के सेल्स को वो ऑक्सीजन को स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है, और वो जो पिगमेंट है मसल्स में उसको कहते हैं मायोग्लोबिन। सो दी हेमोग्लोबिन बेसिकली रेड पिगमेंट होता है ब्लड में, और मायोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट इन मसल्स, और मायोग्लोबिन का काम है टू स्टोर ऑक्सीजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन मसल्स। ब्लड की बात आ जाएगी तो हेमोग्लोबिन, मसल्स की बात आ जाएगी तो मायोग्लोबिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मायोग्लोबिन। Okay, then the pale yellow color liquid that makes more than half of the volume of blood is known as। अब बेसिकली ब्लड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट होता है, एक होता है रेड जो पिगमेंट पार्ट होता है। जो पिगमेंट पार्ट होता है उसको हेमोग्लोबिन कहा जाता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। और ये पेल येलो कलर का होता है, और ये 55% जो टोटल ब्लड जो होता है उसमें अंदर 55% प्लाज्मा होता है, बाकी जो है वो क्या होता है, उसमें के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। और प्लाज्मा का काम है टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट, और टू कैरी ब्लड सेल्स थ्रू आउट दी बॉडी, और ये जो ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ब्लड के दो पार्ट्स, एक प्लाज्मा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका वो जिसमें हेमोग्लोबिन आ जाता है। तो बेसिकली जो लिक्विड पार्ट होगा उसको कहते हैं हम प्लाज्मा। ए इज द करेक्ट आंसर हियर। Okay, next वो है which of the following features is the height of the wave from the rest position or midline। वेव्स जो होती हैं, वेव की जो हाइट होती है बेसिकली उसको क्या कहा जाता है। अगर हम देखें तो वेव हमारे पास इस किस्म की होती है। वेव का जो अपर ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो लोअर पोर्शन होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। और हमें पता है कि जो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, उसको वेवलेंथ कहा जाता है बेसिकली।
और बाकी जो हाइट होती है, ये जो आपकी वेवलेंथ की जो वेव की जो हाइट है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ कहें या मिड लाइन तक कहें, उस हाइट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एम्पलीट्यूड। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव्स जो है वो पास हो रही हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ जो है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। जबकि हाइट ऑफ वेव उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then next is which of the following features of a wave is the number of waves that pass by each second? एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसको हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज, और इसका जो एब्रीविएशन होगा वो होगा HZ। सो वेव स्पीड जो है बेसिकली कि एक सेकंड में आपकी वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको वेव स्पीड कहेंगे। और एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जबकि अदर ऑप्शंस को देखें तो लाउडनेस बेसिकली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और एम्पलीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ द वेव। सो यहाँ द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वेव्स? अब वेव्स जैसे ही मूव्स होती हैं, जैसे मूव होती हैं वेव्स की मूवमेंट जो है वो क्या चीज ट्रांसफर करती है? वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। बेसिकली वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। मैटर जो है, पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होते हैं अपनी जगह पे, वो वेव को आगे पहुंचाते हैं लेकिन वो खुद ट्रेवल नहीं करते। तो बेसिकली अगर हम साउंड की बात करें तो हम जो बोलते हैं, जो हमारा साउंड है, बेसिकली साउंड की जो एनर्जी है वो ट्रेवल करती है टू द लिसनर एयर के थ्रू। अब एयर के पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करके एनर्जी को आगे पहुंचाते हैं। सो बेसिकली मैटर जो है वो ट्रेवल नहीं करता, एनर्जी ट्रांसफर होती है। मूव, जब भी वेव्स की मूवमेंट होती है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एनर्जी। Next is what type of waves does not need matter or medium to travel through? अब हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं वेव्स की। कुछ वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है टू ट्रेवल, और कुछ वेव्स ऐसी हैं जो कि जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे साउंड है, अब साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो मीडियम में ट्रेवल करती हैं, मैटर चाहिए होता है उनको। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और साउंड वेव्स बेसिकली मैकेनिकल वेव्स हैं। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम और मैटर टू ट्रेवल थ्रू। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे कि सनलाइट हमारे पास ट्रेवल होके आती है, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक फॉर्म है। और बाकी जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती हैं। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। देन नेक्स्ट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बेसिकली किसको कहते हैं? तो ये हम मोस्टली पढ़ते हैं कि जब भी हम प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास करते हैं तो लाइट हमारी जो है वो स्प्लिट होती है इनटू डिफरेंट कलर्स। इस प्रोसेस को बेसिकली डिस्पर्शन कहा जाता है। सो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, इसको कहते हैं हम डिस्पर्शन। अब अगर हम डिस्पर्शन में देखें बेसिकली, तो यहाँ से हम व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं प्रिज्म में से, और हमारे पास डिफरेंट कलर्स का जो है वो एक इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। और हम देखें अगर, तो कुछ कलर की जो लाइट है, कुछ ऐसी वेव्स हैं जो कि बिल्कुल कम डिविएट हो रही हैं और कुछ ज्यादा डिविएट हो रही हैं। अब रेड को अगर हम देखें जो ऊपर है, इसकी डिविएशन कम है, वायोलेट की डिविएशन ज्यादा है, ये थोड़ी ज्यादा मुड़ गई है, और रेड इतना ज्यादा नहीं मुड़ा। तो बेसिकली रेड जो है इसकी डिविएशन कम है, वायोलेट की डिविएशन ज्यादा है। और डिविएशन और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वो कलर जो कि कम डिविएट हो रहा है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और वो कलर जो कि ज्यादा डिविएट हो रहा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। सो बेसिकली डिविएशन एंड वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे कि वेवलेंथ और एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जितनी कम डिविएशन होगी
वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, और वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। सो हेयर बेसिकली पूछा जा रहा है कि डिस्पर्शन क्या है, तो डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स। व्हाइट लाइट को जब भी हम प्रिज्म में से पास करेंगे तो हमारे पास ये 7 कलर्स में आपकी जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट होती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अगर हम नीचे से ऊपर जाके देखें तो ये जो एक्रोनाइम बनता है बेसिकली वो विबग्योर के नाम से हम इसको याद करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट डिविएट्स द मोस्ट इन प्रिज्म। तो अगर हम देखें डिविएशन सबसे ज्यादा किसकी हो रही है, तो वो वायलेट की हो रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। जो मोस्ट डिविएट हो रही है लाइट वो वायलेट है, और जो लीस्ट डिविएट हो रही है वो कौन सी है, वो रेड है। सो हेयर द अनदर क्वेश्चन इज विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट डिविएट्स द लीस्ट। मोस्ट डिविएट हो रही है वायलेट, और लीस्ट डिविएट हो रही है रेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, रेड। देन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म्ड ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड। अब ये जो प्रिज्म के थ्रू अब जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं, जो बैंड ऑफ कलर्स हमें मिलता है, इसको कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्पेक्ट्रम। और इस फिनोमेना को बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी डेविएशन ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। डेविएशन जितनी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो डेविएशन ज्यादा किसकी हो रही है, वायोलेट की हो रही है। इट मींस इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो वो हो जाएगा डी, वायोलेट इज द करेक्ट आंसर। देन हमारे पास है विच कलर है दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो रेड की डेविएशन सबसे कम है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। रेड इज द करेक्ट आंसर है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी वायोलेट की, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी रेड की। लॉन्गेस्ट डेविएशन हो जाएगी वायोलेट की, स्मॉलेस्ट डेविएशन हो जाएगी रेड की। तो अब इसी बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्वेंस ऑफ विजिबल कलर इज करेक्ट फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो हमारा ऑर्डर है वो कौन सा है बेसिकली, तो वो अगर हम देखें तो हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी थी, रेड की थी। देन हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी थी, वायोलेट की थी। तो जो लॉन्गेस्ट से शॉर्ट की तरफ हमें जाना है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट है हमारे पास रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो, देन वायोलेट। तो बेसिकली विबग्योर का जो अपोजिट हो जाएगा, विबग्योर का उलट अगर हम करें तो ये हो जाएगा ROYGBIV, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट। ये जो ऑर्डर होगा ये होगा फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। और अगर हमें शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट का पूछेंगे तो वो हो जाएगा विबग्योर। विबग्योर, ये जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, देन नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, उसको टेम्परेचर कहते हैं, ये तो हम सबको पता है। करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट इज बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज फिल्ड विथ। अब थर्मो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं। थर्म मीन्स हीट, मीटर मीन्स जो मेजर करे किसी चीज को। थर्मोमीटर के ऊपर एक जो छोटा सा बल्ब टाइप जो चीज लगी हुई होती है, उसमें कौन सी चीज फिल्ड होती है, तो उसमें अगर हम देखें तो मोस्टली जो थर्मोमीटर्स हैं उनमें या तो मर्क्यूरी फिल्ड होता है या उनमें अल्कोहल फिल्ड होता है। बेसिकली ये दोनों ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है हीट होने पे एक्सपेंड होते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है कूल होने पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लिक्विड जो कि हीट होने पे एक्सटेंड हो, कूल होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो, वो हम थर्मोमीटर के बल्ब में यूज कर सकते हैं। मोस्टली मर्क्यूरी यूज होता है, अल्कोहल यूज होता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास मर्क्यूरी नहीं है, अल्कोहल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, अल्कोहल। ओके, देन नेक्स्ट इज द सेंटीग्रेड स्केल इज आल्सो कॉल्ड। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स हैं। एक है सेंटीग्रेड स्केल, एक है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल, एक है हमारे पास केल्विन स्केल। डिग्री का साइन केल्विन के साथ यूज नहीं होता। अब केल्विन स्केल को ही हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, और सेंटीग्रेड स्केल को सेल्सियस स्केल भी कहते हैं।
क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट के नेम पे इसके दिया गया है वो था एंडर्स सेल्सियस। साइंटिस्ट के नेम पे बेसिकली इस स्केल को नाम दिया गया है। तो सेंटीग्रेड स्केल इज आल्सो नोन एज सेल्सियस स्केल, जबकि केल्विन स्केल इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। ये भी हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन सेंटीग्रेड स्केल। अब हमें पता है कि जब जो बॉइलिंग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री। तो सेंटीग्रेड स्केल में 100 डिग्री हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर हम दूसरी किसी स्केल में देखें, जैसे केल्विन में देखें, तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन केल्विन स्केल क्या होगा। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप यूज होता है वो होता है K इज इक्वल्स टू सेंटीग्रेड प्लस 273। जो भी आपके पास सेंटीग्रेड की वैल्यू है उसमें 273 को ऐड कर दें, आपको मिल जाएगी उसकी वैल्यू इन केल्विन स्केल। तो बेसिकली 100 में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 373 केल्विन। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग वाटर या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड में कितना होगा 100 डिग्री, केल्विन में कितना होगा 373 केल्विन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन फ़ारेनहाइट। अब यहाँ सेल्सियस में नहीं पूछा जा रहा, यहाँ आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर की होती है वो 0 डिग्री होती है, ये हमें पता है। अगर हम इसको केल्विन में देखें, तो केल्विन में ये क्या हो जाएगा, 0 में हम 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273 केल्विन। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड इज 0 डिग्री, इन केल्विन इज 273 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में कैसे देखेंगे, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप यूज होता है वो होता है 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। तो बेसिकली सेंटीग्रेड यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0, तो सेंटीग्रेड की जगह पे आएगा 0। 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0, उसमें हम 32 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 32 फ़ारेनहाइट। सो बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 32 फ़ारेनहाइट। ओके, then next question is also related to the interconversion of centigrade and Kelvin। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड इनमें से किसके बराबर होगा। तो 27 को अगर हम 273 में ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 300 केल्विन। तो बेसिकली 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। ओके, देन नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट जीरो करस्पॉन्ड्स टू। अब बेसिकली जब भी हम केल्विन में 0 केल्विन जो है, 0 केल्विन को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि जो केल्विन स्केल है उसको एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है। और एब्सोल्यूट स्केल में मींस केल्विन में जो 0 की जो रीडिंग होती है उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 केल्विन, लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास 0 केल्विन नहीं है। तो हम देखें सेंटीग्रेड में, तो 0 केल्विन सेंटीग्रेड में क्या हो जाएगा, अब केल्विन इज इक्वल्स टू सेंटीग्रेड प्लस 273। अब यहाँ पे हमारे पास केल्विन हमें गिवन है, सेंटीग्रेड नहीं गिवन। तो केल्विन से सेंटीग्रेड में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में से माइनस कर देंगे 273 को। सेंटीग्रेड में 273 को प्लस करेंगे तो हमें केल्विन मिलेगा, और केल्विन में से 273 को माइनस करेंगे तो हमें सेंटीग्रेड मिलेगा। अब 0 केल्विन सेंटीग्रेड में कितने के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 273, ये हो जाएगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 273 सेल्सियस। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then next we have a solution to which no more solute can be dissolved at a particular temperature। अब हमें पता है कि हम सॉल्यूशन जब भी बनाते हैं तो सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। जो कम क्वांटिटी में जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो सॉल्यूट होती है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ होती है वो सॉल्वेंट होता है।
अब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो पूरा जो है उसमें सॉल्यूट की फुल अमाउंट आ जाए, फर्दर सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व ना हो सके, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे नाउ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। वो उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी फर्दर सॉल्यूट को ऐड करने की गुंजाइश हो, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर सॉल्यूट को हम ऐड ना कर सकें, तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जिसमें हम फर्दर सॉल्यूट को ऐड करने की अभी भी गुंजाइश हो, उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। जबकि डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड डिफरेंट टर्म्स हैं, जो कि हम आगे एमसीक्यूज में देखेंगे। So next is amount of solute required to saturate 100 gram of solvent at a particular temperature. अब जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते जाते हैं, हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। तो बेसिकली 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सो यहाँ पे भी यही पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डालें ताकि वो सैचुरेट हो जाए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से, उसको चेंज करने से आपकी सॉल्युबिलिटी या चेंज हो जाती है। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी। जबकि नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोलेलिटी ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं, वो एक डिफरेंट टर्म हो जाती है। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। Next is a solution having relatively less amount of solute dissolved in it. अब सपोज करें हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों में सॉल्वेंट है। अब इसमें जो है वो सॉल्यूट की अमाउंट थोड़ी कम है और इसमें जो है सॉल्यूट की अमाउंट थोड़ी ज्यादा है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम इस जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी, हम कहेंगे ये थोड़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, उसको हम कहेंगे थोड़ा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो बेसिकली रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें तो इस जिस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता है कि जब फर्दर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व ना कर सके, वो होगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये इससे रिलेटेड नहीं है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन प्रोटॉन आपका डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, ये भी पता होना चाहिए आपको। और चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। ये अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ओके। Then next is what is a mixture of potassium nitrate, powdered charcoal and sulfur? पोटेशियम नाइट्रेट, उसके अंदर पाउडर्ड चारकोल, उसके अंदर सल्फर, ये जो मिक्सचर होता है बेसिकली, इस मिक्सचर को हम कहते हैं गन पाउडर। इसको हम कहते हैं गन पाउडर, जो गन्स में यूज होता है बेसिकली, और जो एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है, फायरवर्क्स में यूज होता है ये मटेरियल। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं गन पाउडर। इट इज नोन एज गन पाउडर। गन पाउडर, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि गन पाउडर किस चीज का मिक्सचर है? पोटेशियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल एंड सल्फर। तो इनके मिक्सचर को गन पाउडर कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा कंबस्टिबल होते हैं, एक्सप्लोजिव्स क्रिएट करते हैं। So the correct option is C. Then next is main constituent of perm alloy. अब परम अलॉय एक ऐसा अलॉय है जिसके अंदर निकल और आयरन होते हैं। निकल एंड आयरन से मिलके ये अलॉय बनता है और इसके अंदर निकल की परसेंटेज होती है 80%, जबकि 20% इसके अंदर आयरन होता है।
तो बेसिकली alloy of nickel and iron is known as permalloy. Correct option will be C. ये आपका ट्रांसफार्मर्स में और मैग्नेटिक शील्ड्स वगैरह में यूज होता है। इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो इसका जो कंपोजिशन है वो है निकल एंड आयरन। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसको हम सोडा एश भी कहते हैं, ये हम बनाते हैं थ्रू अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू बनता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। जबकि डेकोन्स कोई प्रोसेस नहीं है, हेबर प्रोसेस बनता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया हेबर प्रोसेस के थ्रू बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड लेट चेम्बर प्रोसेस के थ्रू बनता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ पे पूछा गया है वो बनता है अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के थ्रू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उनकी लिंक्स मैंने दे दी हैं। अगर तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सारे वो दोस्त, वो कलीग्स जो कि जीएसटी या पीएसटी या कोई भी ऐसे टेस्ट में अपियर होने जा रहे हैं जिसमें साइंस का पोर्शन है, तो उनके लिए ये वीडियोस यूजफुल हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग and do not forget to subscribe our channel. Thank you. Allah Hafiz.